Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is Imran from FEI. This is class 7th history, chapter number 3rd, the Delhi Sultanas. This is the first lecture of this chapter. अगर हम बात करें तो पिछले दो वीडियोस में हमने बात की कि किस तरह से मिडिवल पीरियड की शुरुआत में जो डायनास्टीज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रूल कर रही थी, जिसमें हमने पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, चौलक्याज और एक साउथ इंडिया की जो बड़ी डायनास्टी थी चोलाज, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सुल्तानस के बारे में, क्योंकि ये सब हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। पहले किसने रूल किया, उसके बाद कौन सी डायनास्टीज रूल करने के लिए आ गई। जैसे मैंने अभी कुछ डायनास्टीज का नाम लिया, तो वो अर्ली मिडिवल पीरियड में रूल कर रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो उसके बाद दिल्ली सुल्तानस ने किस तरह से रूल स्टार्ट किया, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। दिल्ली सुल्तानस, अगर हम बात करें सुल्तानस, एक्चुअली में सुल्तान वर्ड अरबिक वर्ड है जिसकी मीनिंग है रूलरशिप और अथॉरिटी। किंग और सुल्तान में कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिया में सुन्नी सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स ने रूल स्टार्ट किया और उन्होंने यहाँ पे जो टाइटल है किंग ने, उन्होंने अपने आपको टाइटल दिया सुल्तान का। और जिस पर्टिकुलर एरिया में ये सुल्तान वगैरह रूल करते थे उसको ये मतलब ये बोलते थे सल्तनत। तो जैसे हम किंगडम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने सेंटर बनाया दिल्ली को। दिल्ली की फाउंडेशन एक्चुअली में तोमारा डायनास्टी के रूलर अनंगपाला सेकंड ने डाली थी। लेकिन उस वक्त अगर हम बात करें, दिल्ली तोमारा डायनास्टी की कैपिटल नहीं थी, बल्कि अगर हम बात करें तोमारा हरियाणा स्टेट, जो प्रेजेंट डे स्टेट है हरियाणा, वहां पे उनका रूल था और दिल्ली भी उनके साथ में इंक्लूड था। उसके बाद तोमाराज के बाद चौहानज या चहमानज ने रूल स्टार्ट किया दिल्ली के एरिया पर। और हम देखते हैं कि चौहानस की जो कैपिटल थी वो अजमेर थी। और चौहानस का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अर्ली मिडिवल पीरियड में बहुत सारी डायनास्टीज ने यहाँ पे रूल किया। और उसके बाद हमने देखा कि 1009 से लेकर 1027 तक जो मोहम्मद गजनवी थे, जो गजनवी से ताल्लुक रखते थे, अफगानिस्तान का एक एरिया था, वहां से उन्होंने बहुत बार इंडिया पे अटैक किया, 17 टाइम्स कहा जाता है। और उन्होंने काफी ज्यादा प्लंडर और यहाँ पे लूट मार वगैरह की, यहाँ के खास तौर पे यहाँ के मंदिरों की। लेकिन उनका मकसद यहाँ पे रूल करना नहीं था। उसके बाद 1191 में महमूद गौरी ने अटैक किया इंडिया पे। उस वक्त चौहानस का लास्ट रूलर पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे नॉर्थ इंडिया पे। तो उस वक्त उनके बीच में एक जंग होती है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन भी बोलते हैं। उस बैटल में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन मोहम्मद गौरी हार नहीं मानते हैं, तो वो फिर से तैयारी करते हैं जंग की, जिसमें वो 30,000 के करीब और जो घुड़सवार है, जो कि वो बहुत सारे इलाकों से लाते हैं। इसके अलावा उनके फौज में उस वक्त 3,000 एलिफेंट वगैरह होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी इन्फेंट्री, जो पैदल फौज वगैरह होती है, उनको भी वो अपने साथ में लाते हैं। इसके अलावा रास्ते में बहुत सारे रूलर्स के साथ वो कोalition बनाते हैं और पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, जो कि 1192 में होती है, उसमें वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की मौत हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि दिल्ली जो थी वो अब मोहम्मद गौरी के अंडर में आ गई। लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने खुद दिल्ली पे या नॉर्थ इंडिया पे रूल नहीं किया। एक्चुअली में उन्होंने बहुत सारे जो स्लेव्स वगैरह थे, उन्होंने उनको वो पालते थे। तो टर्किश लैंग्वेज में स्लेव्स को बेंडेंगा कहा जाता था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनके पास बहुत सारे जो अच्छे अच्छे गुलाम थे, जिनको वो अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज मानते थे, जिसमें यल्दीज, ऐबक और कबाचा थे। तो उनमें उन्होंने अपनी डायनास्टी या अपनी जो किंगडम थी उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ पे जो दिल्ली के आसपास के एरियाज थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ गए। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया ममलूक डायनास्टी। एक्चुअली में ममलूक वर्ड जो है ना, इसकी मीनिंग है स्लेव। तो इस तरह से स्लेव डायनास्टी की शुरुआत होती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि दिल्ली में तोमाराज के रूल के अंडर में ही जो कॉइन्स वगैरह मिंट की गई थी, उसका नाम रखा गया था दहलीवाल। तो उसके बाद अगर हम देखें, यही जो ममलूक डायनास्टी या स्लेव डायनास्टी
शुरू हुई 13th सेंचुरी में। उन्होंने फिर यहाँ पे रूल स्टार्ट किया 1206 में, और उसके बाद 1214 में उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। इसका मतलब ममलूक डायनास्टी या स्लेव डायनास्टी के अंडर में दिल्ली पहली बार एक बड़ी डायनास्टी की कैपिटल बनी, बड़ी किंगडम की कैपिटल बनी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो 5 डायनास्टीज सल्तनत पीरियड के अंडर में 320 सालों तक इंडिया में हुकूमत करती रही, वो कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले तो यहाँ पे तोमाराज और चौहानस था। इनका तो खेल खत्म हुआ था 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद गोरी ने हराया। तो उसके बाद जब सल्तनत पीरियड शुरू हुआ तो ये 1206 में शुरू हुआ, जिसमें स्लेव डायनास्टी या ममलूक डायनास्टी ने शुरुआत की, जिनमें पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इनका सन इन लॉ नेक्स्ट रूलर बने, जिनका नाम था शमसुद्दीन इल्तुमिश। शमसुद्दीन इल्तुमिश जो थे, उनका अ, खानदान या उनके जो बच्चे थे उनमें रजिया सुल्तान उनकी बेटी थी, जो काफी ज्यादा एफिशिएंट थी, जिसके पास काफी ज्यादा एबिलिटी थी रूलर बनने की। इल्तुमिश के जो बेटे थे वो कहा जाता है कि इस लायक नहीं थे कि उनको रूलर बनाया जाता, इसलिए रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी रूलर बनी, जिन्होंने 1236 से 1240 तक रूल किया। उसके बाद इसी स्लेव डायनास्टी में एक बहुत अजीम रूलर ने रूल किया, जिसका नाम था गियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1266 से 1287 तक रूल किया। उसके बाद इस डायनास्टी में बगावत हुई, रेवोल्यूशन हुई, और जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनास्टी की शुरुआत की। और उसके बाद इनमें एक अहम रूलर था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद तुगलक डायनास्टी की शुरुआत होती है 1320 से, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक इस तुगलक डायनास्टी की फाउंडेशन डालते हैं। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये अजीम बादशाह थे, खासकर मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद सईद ने कुछ समय तक रूल किया, सईद डायनास्टी की शुरुआत हुई, और उसके बाद फाइनली लोधी डायनास्टी। तो लोधी डायनास्टी की शुरुआत बहलोल लोधी ने डाली, और इनका लास्ट रूलर जो था उसका नाम था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर, जो कि फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी थे, उन्होंने उनको 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराकर मुगल डायनास्टी की शुरुआत डाली। यहाँ पे अगर हम बात करें, सल्तनत पीरियड शुरू होती है पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद ही, और मुगल डायनास्टी की शुरुआत से पहले। तो इन दो डायनास्टीज के बीच में जो यहाँ पे 5 डायनास्टीज ने रूल किया, जिसमें ममलूक डायनास्टी, खिलजी डायनास्टी, तुगलक, सईद एंड लोदीज थे, इसको कहा जाता है सल्तनत पीरियड। तो आइए आगे पढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तानस। अगर हम बात करें तो दिल्ली सुल्तानस के बारे में हम कहाँ से जानकारी या कहाँ से किन सोर्सेज से जान पाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग वगैरह थे, जो बादशाहों के कोर्ट्स वगैरह में काम करते थे, सुल्तान के कोर्ट में काम करते थे, वो तारीख लिखते थे। तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, ये सिंगुलर वर्ड है, और इसका प्लूरल है तवारीख, जो कि बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह लिखी गई, जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है। एक्चुअली में अगर हम बात करें इस दिल्ली सल्तनत के पीरियड में, जो कोर्ट लैंग्वेज थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो पर्शियन थी। एक्चुअली में ये जो रूलर्स थे, ये अफगान एंड टर्किश ओरिजिन के थे, जिनकी अपनी मादरी जबान पर्शियन थी, इसलिए इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज ही रखी। तो अगर हम देखें, ये जो तारीख या तवारीख लिखने वाले जो लोग थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन या सेक्रेटरीज वगैरह के तौर पे काम भी करते थे इन सुल्तानस के कोर्ट्स में। और अगर हम बात करें, ये यूजुअली रहते थे सिटीज में, क्योंकि ये किंग के आसपास ही रहते थे, इसलिए इनकी तवारीख या हिस्ट्री में हमें आम लोगों के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि ये विलेजेस वगैरह में नहीं जाते थे। इसके अलावा ये हमेशा बादशाहों की तारीफें, सुल्तान की तारीफें वगैरह लिखते थे, ताकि जो रूलर है वो इनको
मतलब गिफ्ट्स वगैरह या उसके प्रेज़ में जो इन्होंने तारीफ़ वगैरह की है, उसके बदले इनको इनामात से नवाज़े। इसके अलावा कुछ जगहों पे कहा जाता है कि ये जो हिस्टोरियंस वगैरह थे, उस वक़्त के, ये कभी-कभी बादशाहों को या सुल्तान को अ, एडवाइसेज़ वगैरह भी प्रोवाइड करते थे कि हमारा सोशल ऑर्डर किस तरह से होना चाहिए, मर्दों और औरतों के हुकूक क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी जो ये गाइडलाइंस वगैरह थी, या जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कौन-कौन से आइडियाज़ ये तवारीख लिखने वाले लोग रखते थे, तो इसको बहुत सारे लोग मानते भी नहीं थे। अगर हम बात करें, जब रज़िया सुल्तान सुल्तान बनी दिल्ली की, तो उस वक़्त बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हुए, ख़ास तौर पे नोबल्स जो मिनिस्टर्स वग़ैरह होते थे उनके कोर्ट्स में, जिनमें अफ़गान ओरिजिन और टर्किश ओरिजिन के नोबल्स हुआ करते थे। और ख़ास तौर पे उस वक़्त के जो क्रॉनिकलर और हिस्टोरियन थे मिन्हाज सिराज, वो बताते हैं कि वो जो रज़िया सुल्तान थी, वो अपने भाइयों में से सबसे क्वालिफ़ाइड थी। इसलिए सुल्तान की पोज़ीशन उसे ही मिलनी चाहिए थी, सुल्तान इल्तुतमिश के बाद। लेकिन जो नोबल्स वगैरह थे, और खुद मिन्हाज सिराज भी मानते हैं कि एक औरत जब रूल करती है तो वो रूल कभी सक्सेसफुल नहीं रहता। इसलिए रज़िया सुल्तान के खिलाफ बहुत सारे लोग हुए और उसके बाद उन्हें मार डाला गया। उसके बाद अगर हम बात करें, इन सोर्सेस से हमें पता चलता है, जो तवारीख वगैरह लिखने वाले थे, इन्हीं की जो राइटिंग्स वगैरह थी, इनकी जो बुक्स वगैरह थी, उन्हीं से हम इस चीज़ के बारे में जान पाते हैं। इसके अलावा फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत एकदम से मतलब बढ़ने नहीं लगी। जब उन्होंने दिल्ली और इसके इर्द-गिर्द के इलाकों पे कब्ज़ा किया, तो ये जो किंग या सुल्तान हुआ करते थे, ये फोर्टिफाइड एरियाज़ में रहते थे। उस फोर्ट में इनकी फैमिली वगैरह रहती थी, और उसके इर्द-गिर्द में जो फ़ौज तैनात की जाती थी ताकि वो फोर्ट को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसको गैरिसन टाउन कहा जाता था। और उसके इर्द-गिर्द में काफ़ी जो हिंटरलैंड वगैरह थी, काफ़ी ज़्यादा फ़ॉरेस्ट्स वगैरह थे। जब इन्होंने थोड़ा-सा एरिया मतलब बढ़ाया, ये डिपेंड करते थे मेनली ट्रेड, ट्रिब्यूट्स वगैरह जो इनको मिलते थे, या इसके अलावा जो प्लंडर वगैरह करते थे, जिससे इनकी सप्लाइज़ वगैरह, या जो हम कह सकते हैं रोज़मर्रा की चीज़ें वगैरह इनको मिल पाती थी। तो ये छोटे-छोटे इलाकों पे कब्ज़ा करते थे या हमला करते थे। उसके बाद वहाँ से जो लूट का सामान वगैरह होता था, उसी पे गुज़ारा करते थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमें कुछ अलग करना होगा। तो इसके अलावा अगर हम देखें, गैरिसन टाउन से जो काफ़ी दूर-दराज इलाके थे, जैसे बंगाल, सिंध वगैरह, उसको कंट्रोल करना इनके मतलब हाथों में काफ़ी ज़्यादा इनको मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि एक छोटी-सी किंगडम अब दूर-दराज इलाकों पे अगर वहाँ पे प्रोविंसेस वगैरह एस्टैब्लिश करती है, उन प्रोविंसेस में हम देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी जो गवर्नर वगैरह है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करार करके वहाँ का इंडिपेंडेंट रूलर बन सकता था। तो ये एक खतरा बना रहता था इनके ऊपर। उसके बाद मंगोल्स का अलग से खतरा था, क्योंकि मंगोलों की डायनास्टी इतनी बड़ी डायनास्टी थी उस दौरान, जो कि यूएसएसआर से भी बड़ी थी। जिन्होंने एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की थी, और वो भी अफ़गानिस्तान के थ्रू। एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके ऊपर था कि वो, अगर हम यहाँ पे कमज़ोर रह गए, या हमने कोई कमज़ोर फ़ौज यहाँ पे रखी, तो मंगोल्स कभी भी इंडिया पे हमला कर सकते हैं और इंडिया को हमसे छीन सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सल्तनत पीरियड के अंडर में कुछ ऐसे सुल्तानस भी गुज़रे, जिन्होंने सल्तनत पीरियड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसमें गियासुद्दीन बलबान थे, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद इन्होंने इसके लिए क्या किया, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए क्या किया, इंटरनल फ्रंटायर। अगर हम बात करें, इन्होंने हिंटरलैंड्स, जो इस गैरिसन टाउन के इर्द-गिर्द के इलाके थे ना, जिसको हिंटरलैंड कहते थे, जैसे कि हिंटरलैंड का मतलब होता है रिमोट एरियाज़, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल, बुशेस वगैरह हुआ करते थे, उनको इन्होंने क्लियर किया, जो फॉरेस्ट्स वगैरह थे उनको क्लियर किया, उनको एग्रीकल्चर बेल्ट्स में तब्दील किया। और जो बहुत सारे पास्टरलिस्ट्स, हंटर्स, गैदरर्स वगैरह थे, उनको इन्होंने वो ज़मीनें दे दी ताकि वो एज़ पीज़ेंट्स के तौर पे वहाँ पे काम करे, वहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह करे। इसके अलावा गंगा, यमुना, डोब, एक्चुअली में ये दोआब है।
दो आबों के बीच में, दो रिवर्स के बीच में जो एरिया होता है उसको दोआब कहते हैं। जैसे कि पंजाब, पंज का मतलब होता है 5, अब का मतलब होता है वाटर्स। तो 5 रिवर्स जो बहते हैं पंजाब में, उन्हीं के नाम पे पंजाब का नाम भी पड़ा है। तो गंगा, यमुना, डोब काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया माना जाता है, जहाँ पे अलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो हर साल फ्लड्स वगैरह की वजह से रिन्यू होती रहती है। तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रैन्युलर सॉइल पाई जाती है। तो उसमें जब लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट की, और दूसरी तरफ पेरिनियर रिवर्स जो नॉर्थ इंडिया से बहते हैं, उनकी वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, और काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन वगैरह इनसे यहाँ पे कल्टीवेट करने में ये कामयाब हुए, और जिससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू, टैक्सेस वगैरह इन लोगों को, इन सुल्तान्स वगैरह को मिलने लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा मकसद इनका था कि हमें एक्सटर्नल फ्रंटियर्स बढ़ाने हैं, दूर-दराज इलाकों पे हमें हमले करने हैं और अपनी एम्पायर को बढ़ाना है। जैसे मैंने पहले ही कहा, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने वो इनके सपने पूरे किए। तो उस दिल्ली सल्तनत में ये जो रूलर्स थे, इन्होंने इस एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया, और साउथ इंडिया वगैरह की स्टेट्स को भी दिल्ली सल्तनत सल्तनत का हिस्सा बनाया। और उस दौरान इन्होंने बहुत सारे एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स वगैरह कैप्चर किए, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस मेटल्स वगैरह, जिससे कि इनकी दौलत में काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ। इसके अलावा मस्जिद, अगर हम बात करें, मस्जिद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुसलमान लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे एक मस्जिद जो है, ये अरबिक वर्ड है, तो इसको इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं। कांग्रीगेशनल मॉस्क उस मस्जिद को कहते हैं, उस मॉस्क को कहते हैं जहाँ पे जुम्मा की नमाज वगैरह होती है, जहाँ पे खुतबा वगैरह दिया जाता है। कुछ मस्जिदें ऐसी होती है जहाँ पे 5 वक़्त की नमाज तो होती है, लेकिन वहाँ पे जुम्मा की प्रेयर जो होती है वो नहीं होती है। और जो मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कांग्रीगेशन जो होते हैं, वो चूज़ करते हैं एक ऐसे इंसान को जो एक आलिम हो, और ख़ास तौर पे मेल हो, ताकि वो इन फ्राइडे प्रेयर्स में खुतबा वगैरह दे सके। तो अगर हम देखें, इनकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। सल्तनत पीरियड के बाद जब मुगल डायनास्टी शुरू हुई, तो जामिया मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, जामिया मस्जिद जो दिल्ली की थी। वहाँ पे उन्होंने उज़्बेकिस्तान से एक आदमी जिसका नाम था अब्दुल गफ्फार शाह बुखारी, एक्चुअली में वो फिर शाही इमाम बने, और उन्हीं का खानदान अभी भी दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाज वगैरह, जो कांग्रीगेशनल प्रेयर्स वगैरह होती है, वो पढ़ाते हैं। और इस वक्त वहाँ पे जो शाही इमाम है, उनका नाम है अहमद बुखारी, जो 2000 में बने थे। तो इसके अलावा अगर हम देखें, जब मुसलमान मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो अपना मुँह खाने काबा की तरफ, मक्का की तरफ करते हैं, जिसको हम अपना किबला मानते हैं। तो इंडिया के वेस्ट में जो मक्का है वो वाक़या है, तो हमारा किबला वेस्ट की तरफ है। तो दिल्ली सुल्तानस का मानना था कि अगर हम ये मस्जिदें वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ में, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, एक तो इस्लाम में बढ़ोतरी होगी, इस्लाम में और ज़्यादा लोग जुड़ते जाएँगे, और दूसरा मुसलमानों में यूनिटी बनी रहेगी। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, फ़ी अमान अल्लाह।